हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा हमें जो है। मैं संजय धूसिया, बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं, हम कार्यकर्ता हैं। चूँकि बहुजन समाज पार्टी में हम बूथ से ही लेकर के आज 32 साल से बहुजन समाज पार्टी की सेवा करते हुए हम आज 22 का चुनाव करा रहे हैं। सर, इसमें बसपा में आपको क्या ऐसी चीज़ अच्छी लग रही जो 32 साल से आप लगे हुए हैं? बहुत देख रहे हैं हम ना, दल बदलू आते हैं, 4-6 साल अपने फायदे के लिए 4-6 साल रहे, फिर पार्टी को चेंज कर देते हैं, और आप 32 साल से लगातार बने हुए हैं। ऐसा क्या रीजन है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। जब मिशन मजबूत रहेगा तो पार्टी अपने आप मजबूत रहेगी। चूँकि हम मिशनरी आदमी हैं, कांसीराम साहब के साथ से जुड़े हैं। जो है 14 अप्रैल सन 1986 से ही हम बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम बूथ से अध्यक्षी किए, बूथ से लेकर के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, और उसके बाद मंडल कोऑर्डिनेटर बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस तक होते हुए हम जो है 2007 में गोरखपुर मंडल में कोऑर्डिनेटर रहे। फिर 2007 से 12 में माननीय बहन जी की सरकार में भी हम लोग पूरी जी जान से जुड़े रहे। 7 से 12 तक सरकार बनी। फिर सरकार में बहन जी ने हमको जो है मंत्री का दर्जा मिला। हम जो है शारदा सहायक परियोजना के हम उपाध्यक्ष भी रहे बहन जी के आशीर्वाद से। और इस तरीके से हम पार्टी में जुड़ करके हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। साल से आप पार्टी को समय दे रहे हैं जी। अभी तक कहीं आपने अपना नामांकन चुनाव कोई लड़े हैं आप पार्टी की तरफ से? अब पार्टी की तरफ से चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी में कहा जाता है कि हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं वो संगठन के लोग हैं, और संगठन के लोगों को चुनाव भी नहीं लड़ा जाएगा। जिस तरीके से सरकार बनने पे हमको बहन जी मंत्री बनाई थी, उसी तरह जब फिर सरकार बनेगी तो हम लोगों को कहीं एडजस्ट किया जाएगा, ये बहन जी का कहना है। आपको कोई मतलब खेद नहीं है कि हमें कोई चुनाव नहीं लड़ने का मौका दिया गया पार्टी के द्वारा? हम देखिए, हम मिशनरी आदमी हैं, हम राजनीति कोई वो नहीं कर रहे हैं कि हमें जैसे जो बिजनेस के टाइप को समझ करके चुनाव लड़ते हैं फिर भाग लेते हैं, जो बगैर पद के नहीं रह पाते हैं वही लोग। लेकिन हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, मान्यवर साहब के अनुयायी हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी में मिशन का काम कर रहे हैं। जब इसलिए मिशन को मजबूत करने का बहुत अहम सवाल है कि आपने ईवीएम पर अभी सवाल उठाया था थोड़ा सा। जी। तो क्या ईवीएम में मतलब क्या नज़र आ रहा है? क्या कमियां नज़र आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की कमी है, किसी और पार्टी की कमी है? देखिए, पहली बार जब टेक्नोलॉजी की कमी है, किस तरह की कमी? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने यह कह दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से इतने बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। वहाँ कोर्ट तक भी लोग गए, उसके बाद सभी पार्टी के लोग ईवीएम पे उंगली उठाते रहे। लेकिन इसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत ख़राब है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम 300 पार कैसे? जब गांव से लोग भगाए जा रहे हैं तो 300 पार कैसे हो सकता है? इसलिए जिस तरीके से बहन जी ने आरोप लगाया था, यह सही है कि अगर ईवीएम सही रहा तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से जन सैलाब बहन जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो सर, ये कह रहे थे कि एक बार शासन सत्ता पा लेने के बाद अगर शासन सत्ता एक पार्टी पा लेती है और ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी वो कर सकता हो तो भविष्य में उसकी सरकार तो गिरने वाली नहीं है। अब ये तो चुनाव आयोग पे डिपेंड है कि चुनाव आयोग से शिकायतें तो बार बार आ रही हैं। अभी आज वोटिंग हो रहा है और वहाँ से संदेश आ रहा है, लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं कि ईवीएम बंद है, 2 घंटे से ईवीएम बंद है, ईवीएम नहीं चल रहा है, वोटर परेशान है। इस तरीके से जो चल रहा है, और समय तो चलता ही जाएगा, समय रुकने वाला है नहीं। 2 घंटे से अगर ईवीएम नहीं है तो हमारे वोटर जो इतना वोट देने वाले लोग हैं, इससे वोट परसेंटेज कम होने के सिवाय और क्या हो सकता है? चलिए सर, एक कभी आपने और वो प्रश्न किया था कि जो है आरक्षण को लेकर के, जी, क्या आरक्षण जो है किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें जो है। देखिए, आरक्षण जो गरीबों के लिए होता है, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, जिसको आरक्षण देने के लिए उन सबको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन पिछड़ी जात के लिए माननीय कांसीराम साहब मंडल आयोग का गठन कराए थे, और उसके बाद
जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ, उसके बाद भी जब ये दोनों सरकारें आईं तो आरक्षण पे रोक लग गया और उसके साथ साथ दलितों को भी, एससी बिरादरी के लोगों को भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये जातिगत आरक्षण की बात आप कर रहे हैं कि मतलब उससे जो कमियां हैं, मान लिया जो पैसे के अभाव में जी रहा है उसकी बात कर रहे हैं, हम जातिगत बात कर रहे हैं। जो संविधान, अमीर गरीब तो सारे जातियों में होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो है अमीर और जातियों में होते हैं, एससी में नहीं होते हैं। नहीं, संविधान के हिसाब से जो आरक्षण लागू हुआ है उन सब की हम बात कर रहे हैं। बाकी सरकार बनने के बाद बहन जी ने तो गरीब ब्राह्मणों को भी आरक्षण देने का की बात की थी। सरकार बनती आगे लोकसभा पास होता तो जरूर दिया जाता, मिलता उनको, क्योंकि ये आरक्षण देना लेने का काम केंद्र सरकार से होता है और हम लोग उत्तर प्रदेश में। लेकिन बहन जी का ये प्रस्ताव था कि गरीबों को आरक्षण दिया जाए, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए जी, ना कि जातिगत आरक्षण हो। जातिगत आरक्षण के लिए आप क्या मतलब इसकी तरफदारी करते हैं जातिगत आरक्षण की? भाई जात की गणना हो जाएगी तो उसके हिसाब से जो आएंगे सबको मिलेगा, सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। सही सवाल आप जवाब कि आपका कहना है कि मतलब ये जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये मतलब जो है सर्वे कराया जाए, आर्थिक बेस पर अगर आरक्षण दिया जाता है तो ये ज्यादा बेहतर है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद।